हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर हनीकॉम्ब बुक की प्रैक्टिस सीरीज। और इस प्रैक्टिस सीरीज में इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक। मतलब हमने इसमें फर्स्ट 7 यूनिट्स के देख लिए ऑलरेडी, 2 प्रैक्टिस पेपर। अब हम यूनिट 8 to 10 देखने वाले हैं। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर है ये यूनिट 8 to 10 का। सो यूनिट 8 to 10 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे पास? 8 यूनिट में वी हैव फायर, फ्रेंड एंड फो, प्लस इसमें एक पोम है जो कि है मेडो सरप्राइजेस। देन यूनिट 9 में वी हैव अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर, गार्डन स्नेक जो है पोम है। और यूनिट 10 में वी हैव द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, देयर इज नो पोम। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दीज चैप्टर्स। पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर? वेरी बेसिक क्वेश्चन। फायर के कुछ कॉमन यूजेस क्या क्या होते हैं? फायर हाथ सेकने के काम आता है ठंडी में, और खाना बनाने के काम में आता है, प्लस रोशनी के काम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी आता है। सो हियर द कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर टू कुक फूड, वार्म आर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेम्स नहीं है, दिस इज वार्म आर होम्स इन विंटर, ओके, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस इज इट अ बैड मास्टर? अब ये जो फायर है ये कौन से सेंस में एक बैड मास्टर होता है? फायर के बारे में कहा जाता है दैट इट इज अ गुड लाइक सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मतलब अगर आपके कंट्रोल में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो कंट्रोल ले लेता है तो वो इट्स अ बैड मास्टर। सो आंसर क्या है? इफ फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर फायर कंट्रोल से बाहर चले जाता है, इट कैन कॉज डैमेज टू अ लाइफ, हाउस एंड प्रॉपर्टी। तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे घर बार को खतरा हो सकता है, हमारी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो सकती है। इट इज बैड मास्टर इन दिस सेंस। सो इसीलिए इस सेंस में ये एक बैड मास्टर है। नेक्स्ट है, वाई इज वन अनएबल टू सी अ रैबिट इनिशियली? एक रैबिट को आप इनिशियली क्यों नहीं देख पाते हो? इसीलिए क्योंकि रैबिट बहुत स्टिल होके बैठता है, लेकिन जैसे ही आप बाद में उसको, वो कभी भी हॉप करता है, वो सिर्फ तब दिखाई देता है। तो द आंसर इज वन इज अनएबल टू स्पॉट अ रैबिट इन द ग्रास बिकॉज इट इज सिटिंग वेरी स्टिल, क्योंकि वो एकदम स्टिल होके बैठा हुआ है। ओनली व्हेन इट हॉप्स is one able to see it. जब वो हॉप करता है सिर्फ तभी आप उसको देख पाते हो। What special treatment did the chain receive? अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कौन सी की? बाइसिकल इन गुड रिपेयर। तो ये जो चेन था इसको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था? ऑथर्स फ्रेंड टाइटन इट टू एन एक्सटेंट दैट इट डिड नॉट मूव एट ऑल। ऑथर के फ्रेंड ने उस चेन को इतना टाइट कर दिया कि साइकिल आगे मूव ही नहीं हो पाई। ही देन लूसेंड इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर। बाद में उसने उसको इतना लूज कर दिया कि पहले वो जितनी लूज थी उसकी डबल लूज हो गई। दिस इज व्हाट ही डिड टू द चेन। The poet's mother asks him not to be afraid of the garden snake. Why? अब पोएट की जो मदर है वो बोलती है तुम गार्डन स्नेक से मत डरो। ऐसा क्यों? The poet's mother says so because the poet saw a snake in the garden. क्योंकि पोएट ने गार्डन में एक स्नेक देखा था। Seeing it, he ran away in fear. और उसको देख के वो डर के मारे दौड़ पड़े वहां से। His mother knew that the garden snakes were not harmful. अब उनकी मदर को पता था कि जो गार्डन स्नेक्स होते हैं ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते। They were good and harmless. वो गुड अच्छे होते हैं और हार्मलेस होते हैं। So she asked the poet not to be afraid of snakes. तो इसीलिए उन्होंने पोएट से कहा था कि तुम स्नेक्स से मत डरो। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for the former. What does a happy ending refer to? अब हमें पता है कि जब स्टोरी ऑफ क्रिकेट जो चैप्टर हमने पढ़ा है कि पारसीज के बीच में और जो बॉम्बे जिम खाना था, उनके जो ओनर्स थे, उनमें वहाँ जो लोग खेलते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनमें एक प्रॉब्लम चल रही थी, उनमें एक राइवलरी थी। वो राइवलरी क्या थी और इसका हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर का मतलब क्या होता है? फॉर्मर मतलब पारसीज के लिए हैप्पी एंडिंग कैसा था? बिकॉज इनके बीच में एक मैच हुआ था जिसमें पारसीज जीत गए थे। सो हैप्पी एंडिंग रिफर्स टू द डिफीट ऑफ द बॉम्बे जिमखाना। बॉम्बे जिमखाना वाले लोगों की वहां पे डिफीट हो गई थी एंड द पारसीज दे वन द मैच। वो जो पारसीज क्लब इन अ क्रिकेट मैच हेल्ड इन 1889। तो 1889 में पारसीज में और बॉम्बे जिमखाना के बीच में एक मैच हुआ था जहां पे पारसीज जीत गए थे, जिसको हैप्पी एंडिंग की तरह कहा गया है। Spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why not? अब क्वेश्चन क्या है कि जब हम
जो वाटर को स्प्रे करते हैं, अगर कोई ऑयल फायर लगी है या इलेक्ट्रिकल फायर लगी है, उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो वो उस चीज़ को और बढ़ा देगी, कम नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है? इफ वाटर स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर ऑयल फायर है, ऑयल के ऊपर पानी गिरा हुआ है, मतलब ऑयल के ऊपर आग लग गई, अगर आपने पानी डाला तो क्या होगा? देन द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। तो क्या होगा? ऑयल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा और फैल जाएगा, वो और जलता रहेगा और स्प्रेड हो जाएगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। अब ये बहुत डेंजरस है क्योंकि वाटर तो बहुत जल्दी कहीं पे भी चला जाता है। कैरिंग स्प्रे वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। अब अगर आपने वाटर मतलब स्प्रे वाटर को, आप वाटर को स्प्रे कर रहे हो, इससे क्या हो सकता है? आपकी जान जा सकती है। देयरफॉर आपको मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और आपकी जान जा सकती है। देयरफॉर स्प्रेइंग वाटर इज नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर। और तो क्या होता है, जब आप पानी को स्प्रे करते हो तो पानी कॉन्टैक्ट में आता है और आपको भी शॉक लग सकता है और उसकी वजह से आपकी जान जा सकती है। इसीलिए कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल फायर है और अगर मतलब ऑयल फायर थे तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया है वो है, एक्सप्लोर द मेडो हाउसेस, द burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants' amazing mound. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट रेफर टू मेडो हाउसेस। ये मेडो हाउसेस का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द पोएट? द हाउसेस ऑफ बर्ड्स, जो कि है नेस्ट बीनीथ द टॉल ग्रासेस, द ड्वेलिंग्स ऑफ रैबिट्स, ड्वेलिंग्स मतलब अगेन घर रैबिट का, जहां पे दैट इज होल्स इन द ग्राउंड, एंड माउंट्स फॉर द एंट्स आर कॉल्ड एज मेडो हाउसेस बाय द पोएट। सो पोएट ने मेडो हाउसेस कहा है, जो मेडो में जितने भी क्रिएचर्स आपको मिलते हैं, इनके जो घर होते हैं उन्हें मेडो हाउसेस कहा गया है। जैसे कि बर्ड्स जो रहती हैं उनके लिए नेस्ट है, रैबिट्स के लिए होल्स हैं या बरोज हैं, और एंट्स के लिए उनके एंट हिल्स हैं, माउंट्स हैं। What is amazing about the mounds of the ants? ठीक है, तो ये जो ants के mounds हैं, इसमें सबसे अमेजिंग बात क्या है? So इसका आंसर बहुत सिंपल है। The mounds of the ants are made of such a soft oil as is extremely difficult to pile the way the ants do. जो mounds की जो मतलब ant के जो घर होते हैं उसकी soil कभी देखना, वो इतनी सॉफ्ट ऑयल का हिल बनाते हैं जो हम कभी नहीं बना सकते। दे वर्क वेरी डिलीजेंटली टू क्रिएट देयर हाउस। वो अपने घर को बनाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंटली काम करते हैं, मतलब पूरे डिटर्मिनेशन और कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ काम करते हैं। इसीलिए वो एक इतनी सॉफ्ट सॉइल का, क्योंकि वो तो बिखर जाएगी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेत, इसीलिए ये जो घर वो बनाते हैं दैट इज एक्सट्रीमली स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग। Which all surprises must the poet be talking about in these stanzas? Poet जो है इन stanzas में कौन से surprises की बात कर रहे हैं? The poet talks about the surprises of the beauty of nature, like amazing chirping sounds of birds and humming sounds of bees and insects. तो यहाँ पे poet जो है नेचर की ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ वो बोल रहे हैं कि बर्ड्स की कितनी प्यारी जो है चर्पिंग साउंड होती है, या बीज और इंसेक्ट्स की जो हमिंग साउंड आती है। ही टॉक्स अबाउट द सॉफ्ट वेलवेटी ग्रास एंड द ब्यूटिफुल ग्रीनरी ऑल अराउंड। वो सॉफ्ट वेलवेटी ग्रास के बारे में बात कर रहे हैं, एंड द ब्यूटिफुल ग्रीनरी ऑल अराउंड, हर जगह कितना हरा हरा है, यू नो, घास है, पेड़ है, तो वो इस चीज़ को मेडो के सरप्राइजेस बोल रहे हैं। Who can feel the delight of the surprises that meadows offer? अब आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो मेडो की जो सरप्राइजेस हैं ये कौन फील कर सकता है? कोई पैसिव पैसर बाय जो ज़्यादा देख नहीं रहा है, बस चला जा रहा है। एन ईगर पैसर बाय विद हिज आईज एंड ईयर्स वाइड ओपन, एक ऐसा गुजरने वाला आदमी जिसके ईयर्स और आईज वाइड ओपन है, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। अ पर्सन हु टेक्स फोटोग्राफ्स ऑफ इट, एक पर्सन जो सिर्फ फोटोज ले रहा है, या अ हंटर? द आंसर इज एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है देखने के लिए कि हो क्या रहा है। Which word in the extract means holes? कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है holes? Mounds, meadows, nest या burrow? कौन सी जगह है? माउंट्स का मतलब तो एंट हिल होता है, मेडोज मतलब घास, मतलब पूरा, नेस्ट मतलब घोंसला। आंसर इज burrows. Which word is the opposite of badly? Badly का मतलब look, many, well, amazing. Badly का opposite क्या हो जाएगा? Answer will be well. That's it. Next question is, the lesson teaches a moral lesson that half knowledge is a dangerous thing. Elucidate.
अब ये लेसन हमें एक चीज़ बताता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का आधा ज्ञान है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो ये हम यहाँ कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, द लेसन इज अ स्टोरी ऑफ अ टिमिड बॉय हु कुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अ मैन। आधा नॉलेज बहुत टेंशन वाली चीज़ है, प्लीज़ इसको रिमेंबर। ये बाइसाइकिल इन अ गुड रिपेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो मैन था जो बाइसाइकिल को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, उसको सिर्फ आधा ज्ञान था, लेकिन उसके बाद भी उसने उस पूरी साइकिल को तबाह कर दिया था। The lesson is a story of a timid boy who could not hurt the feelings of a man whose adventure turned into a disaster. ये जो lesson है ये एक timid boy के बारे में है जो कि बहुत shy है, जो अपनी feelings को एक साथ नहीं कह सकता क्योंकि उसको लगता है वो शायद किसी को hurt कर देगा। जहाँ पे he doesn't want to hurt the feelings of a man जिसने अपने adventure के चक्कर में उसकी जो साइकिल थी उसको एक disaster कर दिया। He was not a technician, yet he shook the bicycle and dismantled it beyond repairs. अब वो एक टेक्नीशियन नहीं था, वो कोई बाइसिकल रिपेयर करना नहीं जानता था, फिर भी उसने पूरी जो बाइसिकल थी उसको शेक किया बहुत बुरी तरीके से, उसको डिसमेंटल कर दिया, मतलब खोल के रख दिया। The man should have, beyond repairs का मतलब, ये जो beyond repairs है इसका मतलब है जिसमें वो रिपेयर होने लायक ही नहीं बची। The man should have been responsible. उस आदमी को responsibly काम करना चाहिए था. He should have had proper knowledge of his surroundings to help others when required. उसको जो है, now this sentence means कि अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि जिस चीज़ में आप मदद करने जा रहे हो आपको उस चीज़ का नॉलेज है। अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप उसकी मदद करने की जगह उसकी प्रॉब्लम को और बड़ा कर सकते हो। दिस इज व्हाट द मैन डिड। He should have respected the sentiments of the boy. उसको बॉय के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए था। He left the boy heartbroken, who was in mood of going for a cycle ride, but his mood had spoiled. अब वो जो है उसका पूरा दिल तोड़ दिया उसने। वो एक बाइसिकल राइड पे जाना चाहता था लेकिन उसकी बाइसिकल ही ढंग से नहीं बची तो वो राइड पे जा ही नहीं सकता, जिसकी वजह से उसका पूरा मूड स्पॉइल हो गया। What lesson does the mother of the young child narrator teach him in the lesson Garden Snake? Garden Snake में उसकी mother जो है वो बच्चे से क्या कहती हैं? The narrator, being a child, in his ignorance had assumed that all kinds of snakes are dangerous. But when his mother comes to know about it, she explains to him that every kind of snake is not dangerous. अब जो बच्चा है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है तो इग्नोरेंट है, मतलब उसको समझ नहीं है, तो उसको लगता है कि हर स्नेक बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जब वो ये बात अपनी मदर से बोलता है तो मदर उसको समझाती है कि हर काइंड का स्नेक डेंजरस नहीं होता। Only a few kinds of snakes are harmful. सिर्फ कुछ स्नेक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। दिस मेक्स हिम पीसफुली एडमायर द गार्डन स्नेक व्हेन ही सॉ इट नेक्स्ट। इससे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब उसने एक गार्डन स्नेक देखा तो वो उसको देख रहा था, क्योंकि अब उसे डर नहीं लग रहा था, वो उसको एडमायर कर रहा था। The narrator also comes to know that it is important to gather knowledge about any new object or creature before making one's opinion. Narrator को ये भी रियलाइज हुआ कि किसी भी नई चीज़ को देखने के बाद उसके बारे में अपना ख्याल बनाने से पहले उसे यूज़ करके देखें या उसके बारे में जान लें। This was the lesson that he learned from his mother. और यही चीज़ थी उन्होंने जो अपने मदर से सीखी थी कि किसी भी इंसान के बारे में, किसी जानवर के बारे में, इंसेक्ट के बारे में या किसी थिंग के बारे में अपना एक ओपिनियन सेट करने से पहले मेक श्योर कि आप उसके बारे में पढ़ लें, उसको जान लें, उसको समझ लें और उसी के बाद अपनी राय बनाएं। How is cricket different from other team games? Next question is कि क्रिकेट जो है बाकी के जो टीम गेम्स होते हैं उससे डिफरेंट कैसे है? Cricket is different from other team games because in cricket, the length of the pitch is mentioned as 22 yards. However, the shape of the ground could be oval or circular. There is no specific measurement of the size of the ground as well. तो cricket जो है थोड़ा दूसरे गेम से डिफरेंट है क्योंकि उसमें भले पिच का मेजरमेंट दिया हुआ है लेकिन ग्राउंड सर्कुलर भी हो सकता है या ओवल भी हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है। It is the only game played for 5 days and can end without a specific result. यही एकमात्र ऐसा गेम है जिसको आप 5 दिन तक खेल सकते हो, उसके बाद भी इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। Unlike cricket, many other popular games like hockey or football follow certain specification for grounds. अब क्रिकेट जैसा नहीं है लेकिन जैसे फुटबॉल है या हॉकी है, ये लोगों के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि ग्राउंड का डायमेंशन कितना बड़ा होगा, आपका हॉकी कितना बड़ा होना चाहिए, तो उनके पास हर चीज़ का डायमेंशन है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर। थर्ड वे क्या है पुटिंग आउट अ फायर? टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका होता है जहाँ पे आप हीट को हटा देते हो।
The mother tells the poet that he should not be afraid of the garden snake as it is of a harmless nature, or it is harmless. आप बोल सकते हो इट इज हार्मलेस. तो जो और सेकेंड क्वेश्चन है, डैश इज अ वाइल्ड फ्लावर विच बियर्स येलो फ्लावर्स. एक वाइल्ड फ्लावर जिसके येलो फ्लावर्स होते हैं उसे हम कहते हैं बटरकप. Who was, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट इन ट्रेड. आंसर इज ब्रिटिश. यहाँ पे है पारसीज. पारसीज ब्रिटिश के क्लोज कॉन्टैक्ट में थे. लास्ट इज इट वॉज द गियर कीज ऑफ द बाइसिकल दैट गेव द ऑथर्स फ्रेंड द मोस्ट ट्रबल. कौन सी चीज ने ऑथर के फ्रेंड को सबसे ज्यादा परेशान किया? गियर कीज ने. अब है द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल बिगिंस टू बर्न इज कॉल्ड इज फ्लैश पॉइंट. वो टेम्परेचर जिसमें एक फ्यूल जलने लग जाता है उसको उसका फ्लैश पॉइंट कहते हैं. राइट. सारे स्नेक्स डेंजरस होते हैं. रॉन्ग. द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज द पारसीज इन प्लेइंग क्रिकेट. क्या कॉलोनाइजर्स ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया था? द आंसर इज ट्रू. उन्होंने पारसीज उन्होंने उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया. ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट against England as sovereign nation. False. The man was an expert in handling bicycles. False. Okay, so we are done with the third प्रैक्टिस टेस्ट. तो अब ये बुक हमने कंप्लीट कर लिया. इसमें टोटल हमने 3 प्रैक्टिस टेस्ट बनाए हैं. कोई भी आपको डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम जो इसकी सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 7 की एन एलियन हैंड, उसके प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं. सो इट हैज अराउंड 10 चैप्टर्स. तो हमने 5 चैप्टर्स करके डिवाइड किया. सो वी आर गोइंग टू सी 2 टेस्ट पेपर्स. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.